हेलो एंड वेलकम टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2, जिसमें ये हमारा है लेक्चर नंबर 8। ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर 1 to 7 अपलोड कर चुका हूँ और आज हम इस लेक्चर में अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है और अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। दोस्तों जब हमने लेक्चर नंबर 1 अपना स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था स्टडी नोट नंबर 1, जो कि है अकाउंटिंग बेसिक्स। अब मैं टोटल 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें यूनिट 1.1 और यूनिट 1.2 कंप्लीट करा चुका हूं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट 1.3। 1.3 क्या है? डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, कैश बुक, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, यानी कंप्लीट क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था। ठीक है ना। ऑलरेडी मैं 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो 1 to 7 है। 1 to 7 में हमने ये 2 टॉपिक कवर किए थे। मैं बिल्कुल आपके स्टडी मटेरियल वाइज चल रहा हूं, एकदम एक एक टॉपिक करा रहा हूं, एक एक वर्ड में आपको समझा रहा हूं। आप बिल्कुल स्टडी मटेरियल पर फोकस रहें, स्टडी मटेरियल को पहले 100% कंप्लीट करें। मेरी गारंटी आपका सीएमए फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में निकलेगा। अगर आपने स्टडी मटेरियल 100% कंप्लीट किया है तो सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल को फोकस करें। जितने इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने एमसीक्यू हैं, जितने मैच द फॉलोइंग है, सबको कंप्लीट करें। उसके बाद आपको अगर फिर भी कुछ करना है तो फिर वेबसाइट से एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर ये सब डाउनलोड करें, उससे सॉल्व करें, लेकिन स्टडी मटेरियल को मत छोड़ना। ठीक है ना। अब चलो फटाफट आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक क्या है? तो सर आज का टॉपिक है 1.3, यूनिट 1.3। तो हमारा यूनिट 1.3, तो दोस्तों यूनिट 1.3 कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम, बुक ऑफ प्राइमरी, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला जो आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो सिंपली है, अब तक जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते आए वो सब डबल एंट्री सिस्टम पे ही आपने अकाउंट्स मेंटेन किया है। देखो डबल एंट्री सिस्टम का पता है मतलब क्या होता है? ये कि कोई भी ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। 2 एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि सर उसको 2 रूप होते हैं। एक हम करेंगे डेबिट तो सेकेंड हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 जगह एंट्री की जाती है। एक आप करोगे डेबिट तो दूसरा आप करोगे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल आपने कैश में सेल किया तो एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग? तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने क्या किया? 2 एंट्री कीजिए, एक कैश अकाउंट में किया है और एक सेल अकाउंट में किया। इसे ही कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसे ही कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब सर बात आती है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का इन्वेंशन किसने किया है? तो डबल एंट्री का बुक कीपिंग जो इन्वेंशन किया उस आदमी का नाम है लूका पासियोली। क्या नाम है? आपने क्लास 11th में पढ़ा। इसे फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, लूका पासियोली। कब किया था? इट वॉज 1494। लूका पासियोली, Italian mathematician, first published his comprehensive treatise on the principle of double entry system. The use of principle of double entry system made it possible to record not only cash but also short of mercantile transaction. It had created profound impact on auditing too because it enhanced the duties of auditor to considerable extent. कह रहा है कि 1494 में लूका पासियोली ने इन्वेंट किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग को, यानी डबल एंट्री बुक सिस्टम को उन्होंने इन्वेंट किया था 1494 में। इससे क्या हुआ? इससे हमारा सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं, जो मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन होते हैं। मर्केंटाइल मतलब क्या होता है? जो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुए, एक्रूअल बेसिस में मर्केंटाइल मैंने समझाया था। तो मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन जो है, यानी एक्रूअल बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन है या जो कैश ट्रांजैक्शन है, सबको रिकॉर्ड करना क्या हुआ? हेल्पफुल हो गया इस डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि देखो जब जो एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कोई, या मैंने इनकम अर्न करनी है बट रिसीव नहीं हुआ, ऐसे ट्रांजैक्शन जब आप रिसीव ही नहीं करते तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। तो अगर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होती तो मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो जब डबल एंट्री सिस्टम को उन्होंने इन्वेंट किया तो उसमें से कैश ट्रांजैक्शन, मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हेल्पफुल हो गया, यही कह रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमें याद करना है कि नहीं सर ये किसी काम का नहीं है, बट आज में आपको 2 चीज़ याद रखने हमेशा। एक तो 1494 में इन्वेंट हुआ था और लूका पासियोली ने किया था। ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, नीचे वाली सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, याद इन द सेंस मतलब सेम टू सेम रटना नहीं, बस इसको याद रखना है। क्या कह रहा है, फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पे, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। अभी मैंने बताया हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन गिविंग द बेनिफिट एंड अदर रिसीविंग द बेनिफिट। हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट्स होता है, दो रूप होता है, एक रिसीव करने वाला और एक देने वाला, यानी एक को बेनिफिट मिलेगा तो दूसरा बेनिफिट देगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, यही जो हमने एंट्री की थी, लेट सपोज कोई मिस्टर एक्स है और ये सामान सेल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये गिविंग बेनिफिट यानी बेनिफिट दे रहा है लोगों को सामान सेल करके, और जो सेम पर्सन परचेज कर रहा है अदर हैंड में जो परचेज कर रहा है वो क्या है, रिसीविंग बेनिफिट यानी रिसीव कर रहा है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं गिविंग बेनिफिट कर रहा हूँ, आप रिसीविंग बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन ये ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि आप लोग मुझे पे नहीं कर रहे हो। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप मुझे पे कर रहे हो, तो फिर ये क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन होता है, और इस ट्रांजेक्शन के दो रूप होते हैं, एक रिसीविंग और एक गिविंग, ठीक है। उसके बाद बोला है एवरी ट्रांजेक्शन डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझा दिया मैंने, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एवरी डेबिट मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू क्रेडिट, और हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा। आपको ही पता है हर डेबिट क्रेडिट के इक्वल ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सैलरी पे किया तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर, लेट सपोज 10,000। तो क्या बताओ जरा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, हाँ सर है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, तो हमेशा ये, तो ये इसकी अपनी फीचर्स हैं अपनी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवांटेज, अब इसकी एडवांटेजेस क्या है ना, तो इसकी एडवांटेजेस भी बोला है हमारे पास, कि सिंस पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, बोथ इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अब डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हम पर्सनल हो इम्पर्सनल हो, अब देखो पर्सनल अकाउंट तो आपको पता ही है, पर्सनल इम्पर्सनल में दो अकाउंट आते हैं, इम्पर्सनल में दो अकाउंट आते हैं, रियल और नॉमिनल, यानी इनडायरेक्टली कहना चाहता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल सबकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो गया डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। इट इंश्योर, उसके बाद बोला है इट इंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉर एवरी डेबिट देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू क्रेडिट। और यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का अर्थमेटिकली एक्यूरेसी सही हो गया, यानी अगर जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो अर्थमेटिकली सही आएगा, यानी एक्यूरेट आएगा। क्यों, क्योंकि हर डेबिट के बराबर एक क्रेडिट है। अगर आप डेबिट वाली एंट्री करते हो क्रेडिट वाली भूल जाते हो तो भी दिक्कत है, क्रेडिट की एंट्री करते हो डेबिट में नहीं करते तो भी दिक्कत है। अगर आप सही एंट्री करोगे तो हमेशा वो करेक्ट आए। दिस इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस पीरियडिकली और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और हम पता कैसे चलते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट के इक्वल है कि नहीं है, तो सर कह रहा है कि उसको हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके पता कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता ही है। उसके बाद क्या बोला है, इट प्रिवेंट मिनिमाइज फ्रॉड, मोर ओवर फ्रॉड कैन बी डिटेक्ट अर्ली। और कह रहा है कि अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम फ्रॉड को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, और जो भी फ्रॉड होता है उसको हम जल्दी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। एरर्स कैन बी चेक एंड रेक्टिफाई इजिली, और जो भी गलतियां हैं, जो भी एरर्स है उसको चेक करके इजिली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। द बैलेंस ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल आर डिटरमाइंड इजिली, कितना पैसा मुझे लेना है और कितना पैसा मुझे देना है, रिसीवेबल क्या है और पेबल क्या है, इसको भी मैं बहुत इजिली डिडक्ट कर सकता हूँ। सिंस पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, क्योंकि हमने पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं। द पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। द बिजनेसमैन कैन कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ करंट ईयर विद दैट पास्ट ईयर। और जो कोई बिजनेसमैन है जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे प्रिपेयर किया है, अभी डबल एंट्री सिस्टम पे ही बनता है, तो अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया तो अपना परफॉर्मेंस, अपना फाइनेंशियल पोजीशन अपने पिछले पास्ट ईयर से कंपेयर कर सकता है कि यार मेरा 2020 में मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2019 में तो मेरा 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी, या 2018 में मेरे को 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। अपने पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता है, प्लस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी वो चेक कर सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन की भी कंपैरिजन कर सकता है, क्योंकि पिछली बैलेंस शीट भी होगी, इस साल की भी बैलेंस शीट हमारे पास होगी। तो ये हमारा है डबल एंट्री बुक कीपिंग का फीचर और एडवांटेज। अगर अब आगे बात करें तो अभी और है, उसके बाद हमारे पास है द बिजनेसमैन कैन जस्टिफाई
द स्टैंडिंग ऑफ हिज बिजनेस इन कंपेरिजन विद द प्रीवियस ईयर परचेज सेल स्टॉक इनकम एक्सपेंस विद दैट ऑफ करंट फिगर। कह रहा है कि बिजनेसमैन क्या कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, चेक कर सकता है कि पहले का मेरा सेल कितना था, स्टॉक क्या है, इनकम एक्सपेंस क्या है, और इस साल का मेरा सेल इनकम एक्सपेंस कितना है। अपना वो क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है कि पहले साल में सेल ज़्यादा थे अभी कम है, पहले कितना स्टॉक था अभी कितना स्टॉक है, ये सारी चीज़ें अपने आप को कंपेरिजन कर सकता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई डबल एंट्री बुक कीपिंग पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो उसको डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। कैसे सर, क्योंकि सारे फिगर सब कुछ आपके पास एक्चुअल रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो आप कोई भी डिसीजन इजीली ले सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड नेट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें पता है सर कि नेट प्रॉफिट निकालना तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ता है। फॉर द ईयर एंडेड एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो और बैलेंस शीट बना के अपना फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अगर बैलेंस शीट बनाना है तो आपको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम से ये पॉसिबल नहीं है। सर सिंगल एंट्री हमने 11th क्लास में पढ़ा था तो आपको सिंगल से डबल में कन्वर्ट करते थे फिर हम बनाते थे, यानी आपको डबल एंट्री सिस्टम से ही फॉलो करना पड़ेगा तभी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता है। तो अब तक जो आप करते हैं वो डबल एंट्री ही, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इधर देखो, इट बिकम्स इजी फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड टैक्स, और गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाता है, इजी रहता है अपने टैक्स डिसाइड करने के लिए। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अगर इजीली बना पाओगे तो गवर्नमेंट भी उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट के हिसाब से अपना टैक्स मान लेगी। इट हेल्प द गवर्नमेंट टू डिसाइड द सीकनेस ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस आपका क्या चल रहा है, सीक चल रहा है, बने बीमार चल रहा है, कमजोर चल रहा है, मंदी में चल रहा है ना, डिफ्लेशन में जा रहा है, इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन में जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके सीकनेस को डिसाइड कर सकती है कि हाँ सच में इसकी लॉसेस में जा रहे हैं, बीमार चल रहा है बिजनेस, एंड एक्सटेंड अप टू के अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपको कुछ एक्सटेंशन दे सकती है। द ऑर्डर टू स्टेक होल्डर लाइक सप्लायर, बैंक एक्सेट्रा, जो सप्लायर हैं जो अपने को उधार में सामान दिए हैं, बैंक एक्सेट्रा हैं जो आपको पैसे दिए हैं, प्रिपेयर डिसीजन रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ क्रेडिट और लोन, वो अपना देख सकते हैं कि यार जो मेरा उधार है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज की डेट में आप किसी भी कंपनी किसी बैंक के पास जाओगे अपने बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए, सपोज आपको 10 करोड़ रुपये की लोन चाहिए तो आपसे सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे, और कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे, दो डबल एंट्री सिस्टम पे बनाई गई हो, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें मांगेंगे और बोलेंगे ये सारी चीज़ें सही है तो ही आपको लोन देंगे। तो उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत इसके अंदर कमियां हैं। लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कमियां। इसकी कमियां क्या है, द सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये तो है कि थोड़े बहुत एरर तो फाइंड कर सकता है, लेकिन 100% एक्यूरेट यानी सारे के सारे एरर ये सिस्टम फाइंड नहीं कर सकता। तो सर कौन सा ऐसा सिस्टम है अकाउंट्स मेंटेन करने का जो 100% सारे के सारे एरर फाइंड कर रहे? ऐसा कोई ऐसा नहीं है हमारे पास सिस्टम जो अगर मैं उस सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन करूँ तो 100% आपके 100% करेक्ट हो और सारे के सारे एरर जो भी हो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिट होते हैं, उसको चेक किए जाते हैं, सारे प्रिंसिपल लगाए जाते हैं, तो उसमें हमें कुछ एरर निकल के आ जाते हैं। लेकिन अगर कहो कि ऑडिट होने के बाद भी हो सकता है कुछ गलतियाँ रह गई हैं, ऑडिटर भी ना पकड़ पाया हो, तो 100% करेक्ट करना तो मुश्किल है। अच्छा सर, दूसरी बात क्या कह रहा है, द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अंडर दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन टाइप एरर। और कुछ टाइप के जो एरर होते हैं ना, वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी पता नहीं चलता। अभी मैंने ऊपर कहा कि अब जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम बनते हैं, आपने बनाया होगा, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है तो हम जनरली बोल रहा हूँ, 100% नहीं, जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम से जो मैंने अकाउंट्स मेंटेन किया है वो 100% सही है, यही मान के चलते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाए तो हाँ सर यही मानते हैं। लेकिन आपने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस भी उसको डिडक्ट नहीं कर सकता, यानी कुछ एरर्स ऐसे हैं जिसको ट्रायल बैलेंस भी डिडक्ट नहीं कर सकता। मतलब गलतियाँ हैं फिर भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाता है। वो सर कौन सा है? सबसे पहला है कंपनसेंट्री एरर। आपने पढ़ा होगा कंपनसेंट्री एरर के बारे में। अब सर ये कंपनसेंट्री एरर क्या होता है? देखो, कंपनसेंट्री एरर आपने जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो आपको ना राम को सेल किया है,
राम को सेल किया 500 का और मोहन को सेल किया है हमने 5000 का, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताओ राम कितने रुपए से डेबिट होगा। सर राम हमारा डेटर है, हमने सेल किया तो राम को हम डेबिट कर देंगे 500 से, यानी राम कितने से डेबिट होगा 500 से डेबिट होगा। और मोहन भी कितने से डेबिट होगा, तो सर मोहन भी डेबिट होगा 5000 से। अब ये एरर पता क्या करते हैं, आपने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, राम को डेबिट किया है, ये आपने मिस्टेक से किया है। देखो ये आपने मिस्टेक से किया है, राम को डेबिट तो किया है बट कितने से कर दिया 5000 से, हो गई गलती। 500 करना था 5000 कर दिया। और यहाँ पे अपने मोहन को भी डेबिट किया है और मोहन को गलती से कर दिया 500। अब देखो टोटल डेबिट कितना है, तो सर टोटल डेबिट अभी भी डेटर्स में डेबिट सारे डेबिट कितने 5500। और अगर मैं सही करता तो भी टोटल डेबिट 5500 आते हैं। तो क्या सर मेरा एरर नहीं है, ये है एरर, बहुत एरर है। क्या क्यों एरर नहीं है, तुम क्या राम से 5000 थोड़ी मांग लोगे या मोहन से 500 थोड़ी मांगोगे। एरर तो है बट टोटल डेटर उतना ही आ रहा है जितना आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि एरर आपने कंपनसेट कर दिया, इसकी गलती इसके सर है ना, इसकी टोपी उसके सर। इससे लेने थे 500 आपने कर दिया 5000, इससे लेने थे 5000 आपने कर दिया 500। अब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड कितना आएगा, टोटल अमाउंट ये आएगा 5500। तो ट्रायल बैलेंस तो सही आ जाएगा क्योंकि डेबिट में जितना आना चाहिए था उतना ही आ रहा है, बट देखा जाए तो गलत है। तो इस टाइप के एरर को ट्रायल बैलेंस क्या कर सकता, डिडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला, इट कॉस्टली टू इन्वॉल्व मेंटेन द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और डबल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा आपको क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको एक सेपरेट पर्सनल अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो हमारे पास लेट सपोज है कि कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो अगर पूछता कोई डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब सिंपली है, डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये किसी भी अकाउंट के साइड को इंडिकेट करते हैं। क्रेडिट मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ अकाउंट। क्रेडिट मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ अकाउंट। और डेबिट का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। बस इतना ही है, डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड और क्रेडिट का मतलब राइट साइड ऑफ अकाउंट। अब सर अकाउंट क्या होता है, क्या आपको पता नहीं अकाउंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेम नेचर की जितनी सारी चीजें हैं वो सेम प्लेस पे अगर हम उसको रखते हैं वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। सेम नेचर की चीजें सेम प्लेस पे एक सेपरेट अकाउंट बना के जहाँ हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, यानी सारी डिटेल सेम नेचर की एक जगह पे रखना ही हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है। देखो सिंपली यहाँ पे बोला हुआ है, अकाउंट इज डिफाइंड समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन थिंग। एग्जाम्पल, when the business deal with customer supplier, each of the customer supplier will be separate account। इतने सिंपली एक लाइन बोल के खत्म कर दिया। कह रहा है कि जो सारे ट्रांजेक्शन को समरी जो एक जगह हम रख देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट कह देते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, हर ट्रांजेक्शन, अब हर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि मतलब वो सेम नेचर का होना चाहिए, यानी कैश वाले सारे ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में, परचेज वाले सारे ट्रांजेक्शन परचेज वाले में, यानी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम एक जगह समराइज करके रखना ही मेरा क्या कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ये मेरा अकाउंट हो गया, ये अकाउंट। अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी वहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अकाउंटिंग क्या होता है वो की बात नहीं कर रहा, अकाउंट की बात कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। द अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू थिंग्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल एसेट के अकाउंट हो सकते हैं, इनटेंजिबल के अकाउंट हो सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सब क्या है, टेंजिबल है। और कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क ये सब क्या है, इंटेंजिबल है। किसी के भी अकाउंट हो सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपेंड, वन हैज टू आइडेंटिफाई अकाउंट दैट affect it and they apply the rules to decide the accounting treatment। और कह रहा है कि अगर आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें पहले आपको अकाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि किस अकाउंट में जाएगा, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके रूल्स के हिसाब से आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। यानी अगर आपका कैश अकाउंट है और क्रेडिटर अकाउंट है तो दोनों हमेशा सेम रूल पे नहीं चलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये है रियल में और ये है किसमें, पर्सनल में, फिर उसके हिसाब से आपको रूल्स लगाने पड़ेंगे। अब कह रहा है कि टिपिकली एन अकाउंट इज एक्सप्रेस एज अ स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर टी। और कह रहा है कि टिपिकली हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स है ना उसको टी फॉर्म में दिखाते हैं। इसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, टी शेप अकाउंट।
आपने पढ़ा होगा टी शेप अकाउंट, यानी अगर आप लेजर को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है टी के जैसे, है ना। तो इसे कह रहा है कि हम टिपिकली टी शेप में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनता है, लेकिन ये कहता है टी शेप। तो टी शेप में सिंपल ऐसे हम देखते हैं, तो ये टी शेप की तरह ही दिखेगा। तो लेजर कैसा दिखता है? टी शेप की तरह दिखता है। आई होप आपने क्लास 11th में लेजर बनाया हुआ है, 12th क्लास में भी लेजर आपने बना रखे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद बोल रहा है कि इट हैज टू साइड, द लेफ्ट साइड इज क्रेडिट कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। अभी समझा दिया, दो साइड होता है हर एक अकाउंट का, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। राइट साइड को हम कहते हैं डेबिट और लेफ्ट साइड को हम कहते हैं, नहीं, राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट और लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट। द डेबिट साइड इज डोनेटेड बाय डीआर। डेबिट को हम कैसे लिखते हैं? डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं हम सीआर, ठीक है। उसके बाद बोला कन्वेंशन इज राइट द डेबिट एंड क्रेडिट लेबल बोथ साइड आर शोन बिलो, प्लीज सी द फॉलोइंग। ये देखो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो भी हटाओ, हमारा जो ये कैश अकाउंट इन्होंने बना रखा है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं सर अकाउंट्स की। तो हमको पता है कि सर अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं हमारे अकाउंट्स। एक होता है पर्सनल और दूसरा कौन सा होता है? इम्पर्सनल, है ना। और फर्दर जो इम्पर्सनल है, इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक रियल और दूसरा कौन सा है? नॉमिनल, ठीक है। तो एक मेरा हो गया कौन सा? तो अगर बेसिकली देखा जाए तो इम्पर्सनल का कोई अपना सेपरेट रूल नहीं है, रियल का और नॉमिनल का है, ठीक है ना। इम्पर्सनल का कोई रूल ही नहीं है, रियल का अलग रूल है, नॉमिनल का अलग रूल है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, लोग बोलते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक रूल पर्सनल का, एक रूल रियल का और एक रूल नॉमिनल का। तो ठीक है, तो अकाउंट हमारे पास क्या है? एक पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है। अब चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकेंड वन इज इम्पर्सनल। फर्दर इम्पर्सनल डिवाइडेड इन टू पार्ट, द फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल। क्लियर है। अब बात करें सर पर्सनल क्या होता है, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। अब फर्स्ट हम बात करें पर्सनल की, तो पर्सनल को फर्दर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब एक एक करके हम बताते हैं कि सर सबसे पहले बताओ कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो ऐसे किसी भी पर्सन हु क्रिएटेड बाय गॉड, यानी जो नेचुरल पर्सन है, हम लोग क्या है, हम लोग नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन का अकाउंट होगा ना, सिंपल, बहुत इजी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देख लो नेचुरल पर्सन का अकाउंट है कि नहीं है। अब सर नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? मतलब जो हु क्रिएटेड बाय गॉड, हम लोग, हम क्या नेचुरल पर्सन है। तो किसी भी इंसान, बात समझ में आई? नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? हु क्रिएटेड बाय गॉड, हु क्रिएटेड बाय गॉड, यानी किसी भी इंसान जो है अगर उसका अकाउंट होगा तो मेरा किस में आएगा? नेचुरल अकाउंट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, कुछ भी आए, किसी भी आदमी का, इंसान का नाम है, वो मेरा नेचुरल अकाउंट में आएगा। अब सर आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? अब देखो होता क्या है ना कि कंपनीज की अपनी सेपरेट लीगल एक एंटिटी होती है, पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो जो भी, अब अच्छा, कंपनीज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा तो शायद आप लॉ पढ़ते हो, आई थिंक लॉ में आपके मिल जाएगा। नहीं, लॉ में शायद कंपनी लॉ नहीं है तुम्हारे फाउंडेशन में। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पता है इस लाइन का मतलब क्या है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि इन द आइज ऑफ लॉ, यानी लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में कंपनी एक अपने आप में पर्सन है, बट नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है, अगर इसकी हिंदी बोले तो बनावटी, यानी जिसे क्रिएट किया गया है, जिसे भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है लॉ की नज़र में। हम है नेचुरल पर्सन, कंपनी भी पर्सन है बट आर्टिफिशियल है। सर किसने बोला आर्टिफिशियल है? हमारी लॉ बोलता है। इन आइज ऑफ लॉ कंपनी की एक सेपरेट पहचान है, कंपनी का अपना पैन कार्ड होता है। कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीदती है, बेचती है, जैसे हम कुछ करते हैं, जो हम करते हैं सब कुछ कंपनी कर सकती है, बस कंपनी शादी नहीं कर सकती। बस आई बात समझ में? तो कंपनी भी एक बनावटी इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, वो आएगा आर्टिफिशियल अकाउंट में। लेट सपोज टाटा कंपनी अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, जियो अकाउंट, चलो जियो तो रिलायंस में ही आ जाती है। और क्या होता है? मारुति सुजुकी, और क्या होगा? हीरो, और क्या हो सकता है? बहुत सारी कुछ भी हो सकती है। टाटा टी तो टाटा में ही आ जाएगा।
XYZ कंपनी अकाउंट, इन्फोसिस अकाउंट, और क्या हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर का और ले लो कुछ भी, TCS अकाउंट। ये सारे जो कंपनीज का अकाउंट ये सब किस में आएंगे, आर्टिफिशियल में आएंगे। अच्छा सर, उसके बाद बात करते हैं, ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में गलतियाँ करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, देखो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से लग रहा है कुछ रिप्रेजेंट करना। जहाँ देखो, जहाँ किसी भी अकाउंट में, किसी भी अकाउंट है उसमें मेरे को उसका नाम पता है, यानी से किसको पेमेंट करनी है या किससे पेमेंट लेना है उसको नाम मुझे पता है, मुझे अमाउंट भी पता है, फिर भी मैं उस पर्सन का नाम ना लिख के, उस पर्सन का नाम ना लिख के मैं क्या लिखता हूँ, जैसे जो चीज़ मुझे लेनी है उसका नाम मैं शो करता हूँ, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। समझ मारी मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस पर्सन का नाम भी पता है, मुझे उस पर्सन का अमाउंट भी पता है कितना लेना है, फिर भी मैंने उसका नाम नहीं लिखा है। जैसे नेचुरल है तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन होगा तो सर उसका नाम लिखो, आर्टिफिशियल होगा तो भी नाम आएगा, नेचुरल होगा तो भी नाम आएगा, लेकिन आप उसका नाम क्यों लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी देनी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ज़रा मुझे बताओ मोहन को सैलरी देनी है, नाम तो होगा ना एम्प्लॉय का, मोहन को मुझे सैलरी देनी है ₹10,000, ये आउटस्टैंडिंग मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो एंट्री क्या बनाओगे जरा बताओ मुझे, मोहन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री बनाओगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये बनाओगे, या फिर आप ये बनाओगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये बनाओगे। बताओ मुझे कौन सी सही वाली एंट्री है। सर बेशक सेकंड वाली सही एंट्री है, आपको ये एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, आपको ये बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता था फिर भी आपने सैलरी अकाउंट इंसर्ट किया, ना कि मोहन अकाउंट, क्योंकि सैलरी आपका जो मोहन क्या था, आपका एम्प्लॉय था, आपके ऑलरेडी अलग से एक्सपेंस शो करने के लिए आपके पास राइट है, तो आप क्या करोगे, यही एंट्री बनाओगे, ये एंट्री नहीं बनेगी। ऐसे किसी से पैसे लेने, मान लो कमीशन मुझे लेना है, देना नहीं लेना है, एक्रूड कमीशन है, तो एक्रूड कमीशन हमारा एसेट होता है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये एंट्री बनाओगे। अब मुझे सोहन से लेना था, एक्रूड कमीशन टू सोहन नहीं, एक्रूड कमीशन टू कमीशन ही बनेगा, तो ये कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें लिखा क्या बुक में, उसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया हमें पर्सनल अकाउंट, तो देखो क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट, द नेम सजेस्ट दिस अकाउंट आर रिलेटेड टू पर्सन, दिस पर्सन कुड बी नेचुरल पर्सन लाइक सुरेश, अनिल, रोहित एक्सेट्रा, नेचुरल पर्सन होगा। द पर्सनल कुड ऑल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन, और कह रहा है कि जो पर्सन है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लाइक कंपनीज, बॉडीज, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पार्टनरशिप एक्सेट्रा। कुछ भी कंपनी है, पार्टनरशिप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बैंकिंग्स है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगे। अकॉर्डिंगली वी कुड हैव वीडियोकॉन इंडस्ट्री अकाउंट, इन्फोसिस अकाउंट, चैरिटेबल ट्रस्ट अकाउंट, अनिल सन ट्रेडिंग अकाउंट, ABC बैंक एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये क्या, पर्सनल। पहला वाला कौन सा, पर्सनल, दूसरा वाला आर्टिफिशियल, और तीसरा वाला क्या, रिप्रेजेंटेटिव। द कुड बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एज वेल, although the individual identity of person related to these is known। कह रहा कि हमें पता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है, ऑल्सो द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, यानी पर्सन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी मुझे पता है, फिर भी द कन्वेंशन रिफ्लेक्ट द मुझे कलेक्टिव अकाउंट। एग्जाम्पल व्हेन सैलरी इज पेबल टू एम्प्लॉयज वी नो मच इज पेबल टू ईच ऑफ देम, हमें पता है कि कितना किसको क्या देना है और क्या नाम है उसका, बट कलेक्टिवली द अकाउंट इज कॉल्ड एज सैलरी पेबल अकाउंट, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं सैलरी पेबल अकाउंट। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रेंट, एग्जाम्पल आर रेंट पेबल, इंश्योरेंस प्रीपेड, कमीशन, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ना, इंश्योरेंस प्रीपेड, रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग, कमीशन एक्रूड है, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन आउटस्टैंडिंग, ये सब केस में हम किसी का नाम लिखते हैं, एज इट इज़ वही वर्ड हम लिखते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, अगर पेबल है तो ये सारी। अगर एडवांस इंश्योरेंस दिया है तो मैं क्या लिखूंगा, एडवांस इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस नहीं दिया तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस अकाउंट। तो हम ये एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। दिस स्टूडेंट शुड बी केयरफुल, हैव टू क्लियरफाई, कह रहा है क्लियरफुल होना चाहिए इसके हमले। अब बात करें सर रियल अकाउंट की, आ जाओ सर। पर्सनल अकाउंट में 3 चीज़ आती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, हमने समझ लिया। अब रियल अकाउंट में क्या आता है, तो रियल अकाउंट में सिंपली देख लो ऑल एसेट्स,
all assets except debtors and banks। सर क्यों आपने डेटर्स और बैंक को क्यों छोड़ दिया? ऑल एसेट एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक, ये दोनों क्यों छोड़ दिया आपने? डेटर को क्यों छोड़ दिया और बैंक को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखो डेटर कौन होगा? डेटर कौन होगा सर? हो सकता है राम हो, श्याम हो, तो राम श्याम तो पर्सनल में कवर हो जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे कैसे आएंगे? अच्छा सर, हो सकता है कि टाटा कंपनी हमारा डेटर हो, तो टाटा कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन यानी पर्सनल में ये भी कवर हो जाएगी, तो यहाँ नहीं आएगा। बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो भी वहीं पे कवर हो जाएगा। तो पर्सनल में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है, इसलिए पर्सनल में जो कवर होगा उसको छोड़ के, जो चीज़ पर्सनल में कवर हो रही है उसको छोड़ के जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे किस में आएंगे? आपके रियल में आएंगे। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। दीज आर द अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज और पोजीशन डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, अदरवाइज दे फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेडिंग, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये आपको अलग अलग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रूल है सिर्फ रियल अकाउंट का, चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल, रूल तो लगेगा रियल का ही। जैसे पर्सनल का एक ही है, पर्सनल अकाउंट का जो आपका रूल है वो एक ही है। आई होप आप सबने पढ़ा हुआ है, फिर भी समझाते रहूँ। देखो पर्सनल अकाउंट का रूल एक ही है, चाहे वो पर्सनल नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, और चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, लगेगा वही पर्सनल का ही। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तीनों में लगेगा पर्सनल का ही। तो इसलिए क्लासिफिकेशन अलग से ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे। वैसे रियल में भी चाहे टेंजिबल रियल अकाउंट हो या इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो, लगना रियल का रूल ही है। ठीक है, अब क्या कहता है देखो, टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या होते हैं? एसेट लाइक फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिससे देख सकते हैं, मशीन, स्टॉक, कैश, व्हीकल्स एक्सेट्रा। इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट उसकी मनी में वैल्यू होती है। गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें है हमारा। अब बात करें सर नॉमिनल क्या होता है, तो नॉमिनल में अब क्या बच गया मेरा? सर सारे एसेट्स तो कवर हो गए उधर की तरफ, लाइबिलिटीज़ वगैरह भी आएंगी तो किस में आ जाएंगी? लाइबिलिटीज़ भी पर्सनल में आ जाएंगी, क्योंकि लाइबिलिटीज़ किसी न किसी के नाम से होगा, या तो टाटा कंपनी को मुझे पैसे देने, राम श्याम को पैसे देने, मोहन को पैसे देने, तो ये सारी लाइबिलिटीज़ भी तो किस में कवर हो जाएंगी? पर्सनल में ही कवर हो जाएंगी। एसेट कहाँ कवर हो गया? रियल में। अब सर नॉमिनल में क्या आएगा? तो नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल इनकम एंड गेन, सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन जो बच गए और नॉमिनल में कवर हो जाएंगे। दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू द एक्सपेंस और लॉसेस एंड इनकम्स और गेन, एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम और गेन। एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कमीशन, ये सारी चीज़ जो भी लिखा एक्सपेंस है, गेन है, लॉस है, इनकम है, वो सब किस में आ जाएगा? नॉमिनल में आ जाएगा। अब सर बात करें कि सबके रूल्स क्या होते हैं, एक एक करके रूल्स देखते हैं और कौन से रूल्स किस पे अप्लाई होंगे ये देखते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट करो जो पर्सन रिसीव कर रहा है और क्रेडिट करो जो पर्सन दे रहा है। सिंपल है, ठीक है। अभी आगे जनरल एंट्री दिया हुआ करके मैं दिखा दूंगा। अब मैं बात करूँ रियल की, तो रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट जो आया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है। और अगर बात करें नॉमिनल की, तो नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये हमारे होते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल्स। पर्सनल के हमारे क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे उस पर्सन को जो चीज़ रिसीव कर रहा है और क्रेडिट करेंगे जो दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट अगर कोई एसेट आएगा और क्रेडिट जो एसेट जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है नॉमिनल में? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी जो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपने ये जो भी इसको हम 3 गोल्डन रूल भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स, ठीक है। तो 3 गोल्डन रूल्स बोलते हैं किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है।
अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, और ये रूल्स जो हैं इसको 3 गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स भी यही बोलते हैं। तो एक आपका मॉडर्न अप्रोच भी होता है कि मॉडर्न अप्रोच से हम जर्नल एंट्री कैसे, आपको अगर जर्नल एंट्री करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो आपको कोई एक अप्रोच आना चाहिए, तो ट्रेडिशनल आना चाहिए या मॉडर्न आना चाहिए। मॉडर्न इसके बेस पे बना है, ट्रेडिशनल के बाद में मॉडर्न बना है, तो सारे के सारे ट्रेडिशनल के बेस पे ही मॉडर्न अप्रोच बनाया गया है, बट मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल से बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो पीछे करके देखना, फिर भी नहीं आया समझ में, आपने 11th-12th में पढ़ रखा फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो मैं मॉडर्न अप्रोच भी कराऊंगा, वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि चलो एक तो समझ में आया, मॉडर्न से आप कर सकते हो, अगर ट्रेडिशनल से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक सारी चीज़ें हैं। मैं लेके इसलिए चल रहा हूँ कि मैंने बोला था कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कराऊंगा, चैप्टर और टॉपिक वाइज मैं इसको लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये समझ के चलते हैं या टीचर ये मान के चलता है कि आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती है और आपने ये पढ़ रखा है। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा, फिर से आगे। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग डेबिट एंड क्रेडिट आर एंट्री मेड अकाउंट लेजर एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में चेंजेस होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डेबिट और क्रेडिट हम उसकी एंट्री करते हैं, डेबिट साइड भी करते हैं, क्रेडिट साइड भी करते हैं, चाहे लेजर हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कुछ भी हो। उसका डेबिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। हाँ, ये याद रखने के, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में आता है, ये 100% लिख लेना, इसको बता रहा हूँ, MCQ में आता है। क्या लिखा है यहाँ पे? डेबिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबिटम, ये वर्ड याद रखना, डेबिटम, DEBITUM, एक लैटिन वर्ड है। कहाँ से आई है? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड में एक वर्ड था डेबिटम, उसको कन्वर्ट किया गया डेबिट में, इंग्लिश में डेबिट और लैटिन में डेबिटम। तो अगर पूछता है कि डेबिट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो हम बोलेंगे सर लैटिन वर्ड जो दैट इज डेबिटम। MCQ पूछ देता है कि डेबिट एंड क्रेडिट डिराइव फ्रॉम, तो नीचे आपको एक लिखा होगा उसमें ऑप्शन में लैटिन वर्ड और डेबिटम एंड क्रेडिटम। तो ये आप वर्ड देखना, वहाँ पे मतलब कुछ भी लिख सकता है, DIBIUTUM कुछ भी लिख देगा, वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, स्पेलिंग DEBITUM, डेबिटम, विच मीन्स व्हाट विल रिसीव। हम कुछ भी रिसीव करते हैं तो डेबिट करते हैं, या कुछ आता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, डेबिट दे रिसीवर, पर्सनल में यही पढ़ा था। हाँ सर, तो दो ही कह रहा है कि विच मीन्स जो रिसीव करेंगे। अच्छा, और पढ़ा था डेबिट वर्ड्स कम्स इन रियल में, यानी जो आएगा उसे डेबिट करेंगे। अभी मतलब ये लिख रहा है डेबिट मीन्स विच विल वी रिसीव, एंड डेस्टिनेशन हु एंजॉय द बेनिफिट, और उसकी जो बेनिफिट आपको मिलेगा। सर एक्सपेंसेस में डेबिट क्यों नहीं बता रहे हो? अरे एक्सपेंसेस भी आपके पास आएगा, लॉसेस भी आपके पास आएगा, तो आप डेबिट ही करोगे, सीधी सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? क्रेडिट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रेड, किससे? CREDRE, क्रेड, ये हमारा लैटिन वर्ड क्रेडिट का है, और डेबिट का डेबिटम, विच मीन्स व्हाट विल हैव टू पे, जिसका मतलब मुझे पे करना है। इट्स सोर्स हु सैक्रिफाइस फॉर द बेनिफिट, इसका मतलब जिसने अपने बेनिफिट के लिए क्या किया? सैक्रिफाइस किया है। द सोर्स अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज क्रेडिटेड एंड एंट्री इज मेड टू राइट साइड ऑफ अकाउंट एंड लेजर, पता ही है, और लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड, राइट साइड, डेबिट साइड, वही जो लिखा है देखो। ईच ट्रांजेक्शन डेबिट एंट्री मस्ट इक्वल क्रेडिट, हर डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा, पता ही है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट इज सिंगल अकाउंट बैलेंस if the debit exceed credit and account debit balance, if credit exceed debit the account credit balance। अरे वो कह रहा है कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, ये मैंने मान लो कि क्या बना दिया, ये मैंने क्रेडिटर अकाउंट बना दिया, ठीक है। तो क्रेडिटर में क्या होगा, इस साइड मान लो कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, और इस साइड मेरा कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है। तो बैलेंस शीट कितना बचेगा यहाँ पे? तो सर बैलेंस शीट बचेगा यहाँ पे 2,000, यही बचेगा ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ध्यान से देखना है। तो इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सर इस अमाउंट को हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्यों सर? लेकिन आया तो डेबिट साइड है ना, क्रेडिट साइड एक्सेस है तभी तो डेबिट साइड कम पड़ रहा है ना, तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस ही होता है।
तो वही कह रहा है कि अगर डेबिट एक्सीड करता है तो डेबिट बैलेंस आएगा और क्रेडिट एक्सीड करता है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। यानी जो ज़्यादा हो और दूसरी साइड कम हो तो इधर वाला ये वाला बैलेंस आएगा। ये ज़्यादा है ना, ये कम है तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और अगर ये ज़्यादा होता है ये कम होता है तो डेबिट बैलेंस आता है। हर अकाउंट में अलग अलग बैलेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि सब में डेबिट बैलेंस ही और सब में क्रेडिट बैलेंस ही आए। अच्छा, उसके बाद है अकाउंटिंग प्रोसेस कि सर ठीक है सब हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस बताओ फटाफट। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देयर आर टू अप्रोच डिसाइडिंग एन अकाउंटिंग इज डेबिट और क्रेडिट। पहला अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग प्रोसेस, और दूसरा है ब्रिटिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखो आपने जो पढ़ा था वो ब्रिटिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, और मैंने कहा था कि मॉडर्न अप्रोच भी है। अब अमेरिकन अप्रोच की बात करें, एक मॉडर्न अप्रोच की बात करें, तो मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल है। मॉडर्न अप्रोच बहुत ही सिंपल है। आपको देखो 5 चीज़ों में क्लासिफाई कर देनी है। कौन कौन सा? तो सर एक होता है हमारे पास एसेट्स, क्या होता है हमारे पास एसेट्स, उसके बाद क्या होता है मेरे पास एक्सपेंस, मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, एसेट एक्सपेंस लाइबिलिटी। उसके बाद क्या होता है इनकम, इनकम को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है कैपिटल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एसेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? तो सर एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। सर आपने कैसे लिख दिया अभी बताऊंगा। और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनका बैलेंस कौन सा होता है? तो इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। अब याद कैसे करना, देखो LIC, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था LIC, LIC का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और AE का बैलेंस क्या होता है? वॉवेल का फर्स्ट 2 पार्ट, उसको फर्स्ट 2 वर्ड, इसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसमें से कोई भी एक याद रख लो कि सर LIC का क्रेडिट तो बाकी जो बच गया डेबिट, या एसेट और एक्सपेंस का डेबिट तो बाकी जो बच गया क्रेडिट। अब देखो जरा, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब जरा मुझे बताओ, जिसका जो बैलेंस होता है अगर वो इंक्रीज होगा तो उसी फॉर्म में जाएगा। सिंपल है। हमने सर, अगर आपने कैश अकाउंट बनाया होगा तो कैश अकाउंट होता है डेबिट साइड इधर और क्रेडिट साइड इधर। अब कैश का बैलेंस क्या होता है? तो सर कैश का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस BD होता है डेबिट बैलेंस, है ना। तो अगर मुझे कैश को इंक्रीज करना है तो मेरे पास कैश और आ रहे हैं तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, और कैश जाता है तो सर क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। यही करते हो ना, कैश आता है तो डेबिट साइड, कैश जाएगा, सॉरी कैश आता है डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। इसका मतलब क्या है कि मुझे इंक्रीज करना है तो और डेबिट, डिक्रीज करना है तो और क्रेडिट। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे आपने बनाया क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर आप और उधार में परचेज करोगे तो और लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आप और क्रेडिट साइड एंट्री करोगे। आपने लेट सपोज राम से उधार में खरीदा था, एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो आप राम अकाउंट को क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि आपने पर परचेज किया है। तो क्रेडिट का मतलब क्या? अपनी लाइबिलिटी और बढ़ा रहे हो, क्रेडिट साइड एंट्री कर रहे हो। यानी सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका जो बैलेंस होगा इंक्रीज होगा तो उसी साइड जाएगा वो। यानी अगर मेरा एसेट इंक्रीज करता है तो किस साइड लिखेंगे सर? डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट बैलेंस है ना, तो अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। सिंपल है। ऐसी LIC है, LIC में कुछ भी इंक्रीज करेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो भी क्रेडिट, इनकम इंक्रीज करेगा तो भी क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज करेगा तो भी क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज करता है तो ये सब क्या हो जाएगा? डेबिट। आपने पढ़ा होगा ऑल इनकम एंड लॉसेस आर डेबिट, सॉरी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो देखो मॉडर्न अप्रोच यही है। सिंपल फिर से बता रहा हूँ, एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, तो इंक्रीज होगा तो और डेबिट, डिक्रीज होगा तो और क्रेडिट। LIC का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब बात यहाँ का टकती है कि सर आपको कैसे पता इसका डेबिट बैलेंस होता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है? LIC का बैलेंस ही क्रेडिट क्यों होता है और एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट क्यों होता है? हो सकता है इसका क्रेडिट हो, इसका डेबिट हो। तो इसका हम जवाब हमारे पास है मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल्स क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल्स था, अगर एसेट की बात करूं तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट जो आएगा, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, उसने खुद बोला था डेबिट जो आएगा। अब जरा मुझे बताओ, एसेट आएगा तो डेबिट होगा, किसने बोला? ट्रेडिशनल ने बोला। तो आएगा तो क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? सर सीधी सी बात है, एसेट आएगा तो इंक्रीज होगा, यानी उसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस ही होगा। अब एक लाइबिलिटी का ले लेते हैं,
इनकम को लेते चलो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। तो ऑल इनकम्स एंड गेनर क्या हो गया, क्रेडिट, तो उसका हमारा क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब ये मेरा हो गया, आपके सामने है, ये मेरा मॉडर्न अप्रोच है, ये आपका क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। अब देखते हैं, इसमें बात करते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ऑनर कैपिटल, दीज आर पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट होगा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अदर लाइबिलिटीज एग्जांपल सप्लायर गुड्स एंड दीज आर मोस्टली पर्सनल अकाउंट, ये भी होगा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, दीज आर द बेसिकली रियल अकाउंट। उसका ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस एग्जांपल रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेस, कार्टेज, दीज आर द नॉमिनल अकाउंट। एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेवेन्यू अकाउंट दैट इज इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड एंड द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपली लिख दिया, कुछ किया नहीं इसने। अब देखो, हाँ यहाँ पे बोला है, सम अप कर दिया इसने। देखो एसेट के लिए क्या बोला है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, मैंने भी यही सेम बताया। उसके अलावा लाइबिलिटी के लिए क्या बोला, डिक्रीज और इंक्रीज। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट है। फिर से लेता हूँ अपना वाला LIC का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, इंक्रीज होगा तो और क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो और डेबिट। और मेरा क्या था, एसेट, AE, एसेट एंड एक्सपेंस, इसका क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज होगा तो और डेबिट और डिक्रीज होगा तो और क्रेडिट। अब देख लो सारी चीजें में, कैपिटल मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। देख लो, इंक्रीज होगा तो और क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, सिंपल है। उसके बाद क्या था मेरा, उसके बाद है मेरा इनकम किस में आएगा, ये भी क्रेडिट में आएगा, यानी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंस का भी वैसी है और स्टॉक का भी वैसी है, एज इट इज जो मैंने बताया, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है। तो आपको ट्रेडिशनल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मॉडर्न याद कर लो, बहुत सिंपल है। LIC, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट और AE, एसेट और एक्सपेंस क्या होता है हमारा, डेबिट। ठीक है जी, अच्छा सर। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश अप्रोच ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब सर ब्रिटिश अप्रोच क्या है, अभी हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा अमेरिकन का, और ब्रिटिश अप्रोच क्या है। तो ब्रिटिश अप्रोच मैं आपको ऑलरेडी ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। देखो सिंपल यहाँ पे दिखा लें, पर्सनल अकाउंट क्या बोला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल सी बात है, रियल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दो अप्रोच है। अच्छा ये नाम थोड़ा सा याद रखना, MCQ में आ सकता है, बस MCQ ही तो दिक्कत है। ब्रिटिश अप्रोच ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम कौन सा, ब्रिटिश है, और मॉडर्न का कौन सा, अमेरिकन है। ठीक है जी, तो दो अप्रोच मैंने आपको पढ़ा दिया, एक ब्रिटिश अप्रोच यानी जो ट्रेडिशनल है, और अमेरिकन पढ़ा दिया जो आपका मॉडर्न है। अच्छा उसके बाद आपके आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूँ तो आप तेजो खुद ही करना है आपको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या कह रहा है, डेबिट क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग अंडर मॉडर्न। मॉडर्न में बताना है आपको, हमने कैश स्टार्ट किया है, हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया इन कैश। तो आपको जरा बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर सर अकाउंट्स की बात करें तो इसमें दो चीज़ें, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा कैसा कैपिटल अकाउंट है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैश आएगा ना बिजनेस में, तो कैश इंक्रीज करेगा, कैपिटल आएगा, कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। अगर कैश इंक्रीज करता है तो अभी मैंने बताया कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट। कैपिटल हमारा LIC कैपिटल क्रेडिट में आ रहा था तो ये हमारा इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला मेरे पास, बाउट गुड्स इन कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदा। तो अगर कैश में गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक तो आएगा, स्टॉक यानी क्या हम बोल देंगे परचेज। एक अकाउंट मेरा होगा परचेज और दूसरा अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, पैसा जाने का। अब जरा मुझे बताओ परचेज हमारा क्या है। तो सर परचेज हमारा जो है ये अगर हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो आपने कहा था डेबिट AE। कैश हमारा क्या है सर, एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है, जा रहा है, डिक्रीज हो रहा था, क्या हो जाएगा क्रेडिट। हो गया। ऐसे आपको सेम टू सेम करना है। पेड सैलरी, हमने सैलरी पे किया है तो सैलरी पे करेंगे तो सर दो चीज़ आएगी, एक सैलरी आएगा और एक कैश आएगा। और सैलरी क्या है मेरा, बताओ जरा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, सर दे रहे हैं, बढ़ रहा है ना एक्सपेंस, खर्चे कर रहे हैं पैसे, तो ये मेरा आएगा एक्सपेंस, किस में जाएगा, डेबिट में। कैश हमारा क्या है सर, जा रहा है, ये है एसेट, तो ये किस में आएगा, क्रेडिट में। एज इट इज आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने थोड़ा बहुत करा दिया, एक आध दो एंट्री, और आपको बाकी खुद से करना है। बाकी जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम यही है, आपको ऐसे ही करना है। कह रहा है कि अमेरिकन डेबिट एंड ब्रिटिश अप्रोच, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है, कौन सा क्या होगा। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे भी निकलना है। ठीक है,
तो मैं काम करता हूँ यहाँ से अकाउंटिंग इक्वेशन तक आप वहाँ तक कंफर्म अपना कर लेना सारी चीज़ें। अकाउंटिंग इक्वेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम शेयर करना ताकि हम मैक्सिमम CMA स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अगर हम चाहते हैं कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो इसका फ़ायदा ले पाएँ, ठीक है। और देखो बात ये है कि अगर हमारे ऐसा भी कोई नहीं है, बहुत कम टीचर है जो स्पेशली जो CMA को पढ़ाते हो और वो भी जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल फॉलो करने के लिए बोलते हैं। यानी हर टीचर प्राइवेट बुक XYZ अपना नोट्स बना कर रखता है और उसी से पढ़ाता है। स्टडी मटेरियल कोई पढ़ाने को राजी नहीं, बोलता इतनी गलती है, ये दिक्कत वो दिक्कत है। और भाई साहब आप किसी भी अपने इंस्टीट्यूट का CMA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट या CA इंस्टीट्यूट या CMA किसी का भी CS का उठा के देख लो, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन उनके स्टडी मटेरियल से आते हैं। प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट साहब हैं, इससे जो पास्ट प्रेसिडेंट थे उनसे देख लो, उनकी स्पीच देख लो। वो लोग बार बार बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल पर फोकस करो, स्टडी मटेरियल फोकस करो। बच्चे स्टडी मटेरियल को ही नहीं पढ़ते हैं, किसी भी प्राइवेट टीचर की बातों में आके कि नहीं स्टडी मटेरियल ये है वो है। हाँ, अगर ऐसा कोई टीचर है जिसने स्टडी मटेरियल को ही कन्वर्ट कर रखा अपनी बुक में, यानी पूरी की पूरी चीज़ स्टडी मटेरियल का ही है लेकिन बोलता है मेरी बुक है, प्राइवेट बुक है, तो आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज आपके लिए किसी भी टीचर की कोई बुक हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। स्टडी मटेरियल फॉलो करो। अगर ऐसा कोई टीचर है, देखो मैं किसी टीचर के वो नहीं कर रहा हूँ, बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप स्टडी मटेरियल पहले पढ़ो। कुछ टीचर, बहुत अच्छे टीचर ऐसे जिन्होंने पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल ही अपने बुक में कवर किया हुआ है। जो उनकी बुक है, उनके नोट्स है, वो तुम्हें 100% स्टडी मटेरियल उसके अंदर कवर हो जाएगा। प्लस उनके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी देते हैं, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो एफर्ट लगाने, अपने नोट्स देने हैं। मतलब बुक तो पूरा कॉन्सेप्ट है ही, प्लस उसमें कुछ अपने कॉन्सेप्ट भी डाले, कुछ अपने क्वेश्चन भी डाले। तो हाँ, ये बुक आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उन्होंने पूरा बुक कवर किया, कुछ प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ अपनी तरफ से पढ़ा रहे। लेकिन ऐसा कोई है जो आप कुछ भी नोट्स देख रहे हो, कोई बुक देख रहे हो, तो किसी अदर टीचर की, मान लो CS को पढ़ा रहा है, CA को पढ़ा रहा है, तो उसके हिसाब से मत चलना। अपने CMA का बिल्कुल अलग है, उनका अलग है। हाँ, चैप्टर्स मिलते जुलते, बट कंटेंट अंदर जाओगे तो गायब हो जाएंगे। अपनी कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी टीचर का बुक है तो खोल के देखना कि अपना एक ही टॉपिक उसके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत पढ़ो, उससे कोई फ़ायदा नहीं आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ शेयर कर सकते हो प्लीज़ 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 शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।